हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद एमके पर। तो साथियों, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से क्लास को शुरू करेंगे। बस 1 मिनट आपका लूँगा मैं पहले में। साथियों, जिन जिन भाई बहनों ने उत्तर प्रदेश जो दरोगा का एग्ज़ाम चल रहा है नवंबर 2021 में, तो साथियों सबसे पहले जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए भी और जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए भी, सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्दी से दरोगा बने, अपने कंधों पर सितारे लाएँ, अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने समाज का और अपना खुद का नाम रोशन करें। तो साथियों, आज की इस छोटी सी वीडियो में उन प्रश्नों पर चर्चा होगी जो सबसे अधिक बार अर्थात बार बार हर पाले में रिपीट हो रहे हैं। और भाई साहब क्यों हो रहे हैं मैं भी साथ में आपको बताऊंगा, और सबसे अधिक बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। तो चलिए साथियों, नो टाइम वेस्टिंग, नो बकवास, सीधे क्लास। पहला क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है वो ये है कि भाई साहब जो मोटर वाहन अधिनियम एक्ट था 2019 का, इसके तहत जितने भी जुर्माने हैं उन सब का प्रावधान है और वो किस किस धारा के अंतर्गत आते हैं। ये भाई साहब छाप लीजिएगा, जबरदस्त धुआं प्रश्न है और हर पाली में धुआं कर भी रहा है। तो सर जैसे कि एक क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार किस धारा के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। तो भैया वह धारा है धारा 181। इसके तहत जो है यदि आप बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो आप पर 5,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा, देखिए आपसे क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछा जाएगा कि यदि आप बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देंगे तो किस धारा के अंतर्गत वह कार्रवाई होगी। तो धारा 194D होगी। या फिर आपसे पूछेगा अगर बिना हेलमेट वाहन चलाने पर नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार कितने रुपये का जुर्माना है, और अर्थात कह सकते हैं कि क्या क्या जुर्माने का प्रावधान है। तो भाई साहब यदि ऐसा होता है तो आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की आपके लिए जो आपका लाइसेंस है वो रद्द हो सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि 183 धारा के तहत ओवर स्पीडिंग पर यदि आप ओवर स्पीडिंग करते हुए पाए गए तो आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना है। और साथ ही साथ 148 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5,000 रुपये तक का भारी जुर्माने का प्रावधान है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, यदि आप अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाते हुए पकड़े गए, और अयोग्य का मतलब क्या है कि आप 18 साल से कम उम्र के हैं, यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आप पर भारी जुर्माना कितना है, 10,000 रुपये का जुर्माना है। और याद रखिएगा जो 185 है धारा, इसके तहत यदि आप मदिरा पान करके, शराब पीकर, दारू पीकर यदि आप वाहन चलाते हैं तो भैया यह भी खतरनाक तरीका है। इसमें हमें खुद को भी नुकसान है और जो सामने वाला है उसको ज़्यादा नुकसान है। आपको तो होगा ही होगा, लेकिन जो सामने आपका दूसरे वाहन चल रहे हैं सड़क पर तो उनको अधिक आपसे खतरा है। तो इस पर भी आपका 10,000 रुपये का भारी जुर्माना है। नेक्स्ट है कि जो धारा 188 है, इसके तहत अब स्पीडिंग या जो रेसिंग करते हैं लोग, खासकर जो बच्चे हैं, युवा हैं, तो उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना है। और धारा 192A के तहत बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना। साथ ही साथ 194B के तहत अब जो है सीट बेल्ट, यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना है। और धारा 194C के तहत स्कूटर और बाइक पर ओवरलोडिंग अर्थात 2 से अधिक यदि आप लोग बैठाते हो तो भाई साहब उस पर भी 2,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान और 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। ये भाई साहब जबरदस्त धुआं प्रश्न है, इसको 100% रट लीजिएगा। यदि आप उत्तर प्रदेश में दरोगा बनना है, यदि आपको पुलिस में जाना है तो भाई साहब ये आपका जो मोटर वाहन अधिनियम नया 2019 का आया था, ये बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन है। और इससे संबंधित जितनी भी धाराएं हैं उन सभी को देख लीजिएगा। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रख लेना, बाद में नोट भी कहीं कर लेना। आपको ये मालूम भी होना चाहिए, यदि आप दरोगा बन गए तब तो आपको मालूम होना ही होना है। और मैं तो चाहूँगा आप सभी दरोगा बने, क्योंकि आप मेरे क्लास के छात्र हो, आप सभी दरोगा बने और हमारी क्लास का भी और अपना भी नाम रोशन करें। और यदि आप दरोगा नहीं भी बनते हैं बाय द वे, तो भाई साहब आपको फिर भी जानकारी होनी चाहिए ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है तो भाई साहब वह है जो संविधान लागू होने के बाद आपसे प्रथम कानून मंत्री पूछा है। यहाँ तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं कि संविधान लागू होने के बाद अर्थात भारत स्वतंत्रता के बाद में जो पहले मंत्री थे, खासकर कानून मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, तो आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। तो भाई साहब जो पहले कानून मंत्री थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, आप सभी जानते हैं। और याद रखिएगा इसके अलावा भी और भी फैक्ट हैं, जैसे कि आपके पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैं आपको स्पेशल फैक्ट बता दूं, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये भारत के एकमात्र अब तक के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार अपने 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल पर रहे थे, अर्थात उनके पद पर नियुक्त रहे थे, पहला और दूसरा।
लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और ये भारत के पहले कृषि मंत्री भी थे राष्ट्रपति बनने से पहले। और भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई, पहले वित्त मंत्री थे R.K. षणमुख शेट्टी, और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद जी, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई, श्रम मंत्री जगजीवन राम, और प्रथम वाणिज्य मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और पर्यटन मंत्री थे आपके पर्यटन मंत्री डॉक्टर करेक्शन कीजिएगा राज बहादुर, ये आपके पहले पर्यटन मंत्री थे। तो भाई साहब सभी को याद रख लीजिएगा, आपको मोटा मोटा पढ़ लेना इनके बारे में, आपको जानकारी हो जाएगी, ज़्यादा रट्टे मारने की इन पर आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है। तो देखिए यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे, 3-4 क्वेश्चन। पहला तो आपका यही होगा कि जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा वो कौन करेगा। इसका मतलब क्या है कि यदि वो करेगी संसद कानून बनाकर चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। और वो आर्टिकल होगा 1315 अर्थात 315 अनुच्छेद के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि भारतीय जो संसद होती है वो कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का अर्थात एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। और भाई साहब एक क्वेश्चन बनेगा कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है, या इनके अध्यक्ष जो या फिर सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो भाई साहब यदि राज्य की बात आया तो वहाँ करेगा राज्यपाल। और दूसरा संघ लोक सेवा आयोग जो UPSC होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो उसके सदस्य और अध्यक्ष होंगे तो उनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, क्योंकि भैया UPSC आ गया आपका सेंटर के अंडर, और जो PCS आयोग होता है अर्थात जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो आपका आ गया राज्य के अंतर्गत, तो उससे करेगा राज्यपाल और उसे करेगा संघ के लिए करेगा आपका राष्ट्रपति। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन ये बार बार हर पाली में बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे अधिक बार पूछा जा रहा है, भाई साहब धुआं प्रश्न है, छाप लीजिएगा। नवतेज सिंह जौहर केस, ये केस बार बार रिपीट हो रहा है, तो आखिर ये केस था क्या। तो भैया ये केस था आपका समलैंगिकता संबंधित कानून से। और यार क्या जो समलैंगिकता होती है होमोसेक्सुअली, इसको अवैध बताने वाली IPC की धारा थी 377। तो इसकी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 को एक अहम फैसला सुनाया था, और फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि समलैंगिक संबंध अब जो है अपराध नहीं है, और पहले ये अपराध की श्रेणी में था समलैंगिक संबंध बनाना, लेकिन अब समलैंगिक संबंध आप बना सकते हैं, इस पर ये जो है कोई भी अपराध की श्रेणी में अब ये नहीं आता। तो इसलिए धारा जो 377 थी इसको अब खत्म कर दिया गया है, पहले इस पर सजा का प्रावधान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार आपका पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, उसकी रीति क्या है। तो भाई साहब संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत एकत्र संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर मतदान के माध्यम से करते हैं। और आर्टिकल है वो 55, ये आर्टिकल छाप लीजिएगा भाई साहब, इसको रट्टा मार लीजिएगा। जो आर्टिकल 55 है इसी के तहत जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। और राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत यदि बात करें जो राज्य विधानमंडल होता है उसके सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो भाई साहब नहीं लेते हैं। और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें निर्वाचक मंडल यानी जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसके माध्यम से इसका चुनाव होता है, इसके द्वारा होता है। और राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्य अपनी ओर से, तो भाई साहब उनको चुनाव में वोट करने का अधिकार नहीं होता है। ये जबरदस्त फैक्ट है आपका। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या राष्ट्रपति चुनाव में उसके द्वारा 12 मनोनीत सदस्य भाग लेंगे या नहीं लेंगे। तो भाई साहब चुनाव में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं करेंगे, वोट करने का अधिकार उनको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भैया ये पारित हुआ था 10 सितंबर 2013 को। और बार बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। और याद रखिएगा जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 10 थी, ये धारा 10 जो है यही आपकी सुरक्षा खाद्य सुरक्षा के लिए एक विशेष उपबंध बनाती है। और इसलिए जो है 10 सितंबर को ही जो आपका क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, बार बार पूछा भी जा रहा है, महिलाओं से संबंधित है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब की थी और किसने की थी। तो भाई साहब आप जानते हैं कि 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 1910 में कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। और एक नाम था क्लेरा जेटकिन, ये जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की एक महिला नेता थी। और इन्हीं ने जो है इस नाम की महिला ने ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विचार को सबसे पहले पेश किया था। याद रखिएगा नाम क्लेरा जेटकिन। और इसलिए जो है प्रत्येक 8 मार्च को मनाया था आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार धुआं करने वाला, आर्टिकल 15 भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन है।
आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है और समानता का अधिकार इसमें दिया गया है, या समता का अधिकार भी कह सकते हैं। तो आपसे यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से 10-12 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, जो आर्टिकल 15 है वो संबंधित आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर जो है, इसके आधार पर राज्य जो है किसी की व्यक्ति के साथ में कोई भी विभेद नहीं करेगा, अर्थात कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। और आर्टिकल 15(1) में दिया गया है, इसके अलग अलग क्लोज हैं, तो सभी क्लोज को एक बार मोटा मोटा देख लीजिएगा। आर्टिकल 15(1) के तहत दिया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 15(2) इसी में दिया गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, कुओं, स्नान घाट, तालाब, सड़क, पब्लिक रिजॉर्ट्स में जाने से नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल कौन सा, 15(3). तो इसमें दिया गया है कि अगर महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रबंध करता है तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई साहब महिलाओं के लिए आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा इसी उपबंध के तहत आते हैं। आर्टिकल 15(4) कहता है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा SC, ST और OBC के लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है वो है कि दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भाई साहब ये बहुत खतरनाक बीमारी है, हमारे समाज पर बड़ा ही कलंक है ये। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ये बीमारी समाज से नहीं हटेगी। ये जो कैंसर रूपी जो बीमारी है ये भाई साहब खत्म होने वाली नहीं है यदि हम जागरूक नहीं होंगे। और साथियों इसके अनुसार जो है भारत सरकार बहुत बड़ी कोशिश भी कर रही है, लेकिन वह कामयाब तभी होगी जब हम समझदार बनेंगे। चलिए इसके संबंधित फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत सरकार ने 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया था, जिसका उद्देश्य था दहेज लेना और देना दोनों पर रोक लगाना। और इससे संबंधित और इफेक्ट हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था और इस समय पर भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ये भी पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन अर्थात इसकी समाप्ति की गई। और इसमें बहुत बड़ा जो रोल निभाया था वो निभाया था राजा राममोहन राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला भाई साहब धुआं प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो भाग 4 है, ए है, इससे संबंधित आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य, लेकिन बाकी भाग भी भाई साहब आपके इंपॉर्टेंट है। भाग 1 में दिया गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र इससे संबंधित जो है जितने प्रावधान है वो सारे भाग 1 में है और आर्टिकल 1 से 4 तक का प्रावधान है। भाग 2 में आपके नागरिकता से संबंधित जितने भी आपके प्रावधान है वो सभी दिए गए भाग 2 में और अनुच्छेद आपका 5 से 14 तक के बीच में सारे प्रावधान है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के से संबंधित जो भी अधिकार हैं आपके वो सब दिए गए हैं। आर्टिकल आपके 12 से 35 आप सभी जानते हैं। और भाग 4 के अंतर्गत दिया गया राज्य के जो DPSP है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख किया गया आर्टिकल 36 से 51 के बीच। और भाग 4A आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और आर्टिकल आपका 51A। और आप कमेंट करके बताइएगा कि जो मौलिक कर्तव्य है ये किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, लिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कम से कम कितने सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। ये क्वेश्चन भी आपका भाई साहब 5-6 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जानबूझ करके। तो इसका आंसर है 50। कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। यदि इतने सांसद नहीं होते तो अध्यक्ष क्या करता है कि प्रस्ताव रखने की अनुमति मंजूरी नहीं देता है। और सबसे अधिक याद रखिएगा, जो सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव आए थे अब तक 15 बार, तो वो आए थे आपके इंदिरा गांधी सरकार के दौरान। चलिए नेक्स्ट, IT एक्ट की धारा किस धारा के तहत हैकिंग करना अपराध है। देखिए साथियों, जो घटनाएं हमारे आपस घटित होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि साइबर क्राइम अर्थात जो हैकिंग है वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है हमारे समाज में। और इसमें चाइना जो है वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ी भूमिका में है। और चाइना आप जानते हैं कोरोना का पापा, इसने पूरी दुनिया की नाक में दम कर दिया भाई साहब। और ये यहाँ भी नहीं मानता, ये हर क्षेत्र में भाई साहब जितने भी आपराधिक क्षेत्र हैं ये सब में आगे है। सब में जिस प्रकार से आप जानते हैं कि मुगलों में जो सबसे बड़ा, जो सबसे कह सकते हैं कि सबसे क्रूर शासक था हर मामले में, वो कौन था, औरंगजेब था। तो भाई साहब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का औरंगजेब कह सकते हैं चाइना को। और याद रखा, इसी के तहत जो है भारत सरकार ने इसी खतरे को देखते हुए अभी हाल ही में कुछ साल पहले जो है 89 ऐप्स को बैन किया था। और 89 ऐप्स के बाद में और भी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है। तो साथियों याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और IT एक्ट जो 2008 की धारा थी 43A और धारा 66, इससे संबंधित आपका जो हैकिंग है ये अपराध है, ये संबंधित है आपका धारा 43 और आपका 66 से। IT संशोधन एक्ट था 2008 का।
और भी फैक्ट याद रखेगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया आर्टिकल 67A में। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो, ये भी आपका अपराध की श्रेणी में आएगा और धारा होगी 67B। और भी देखिएगा आगे, नेक्स्ट आपके फैक्ट हैं कि कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचना को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया आपका आर्टिकल धारा 66B में। और किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान है धारा 66C में। अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया धारा 66D में। लेकिन ये अपराध फिर भी रुक नहीं रहा है भाई साहब। और किसी की निजता अर्थात उसकी प्राइवेसी भंग करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया धारा 66E में। और साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान है धारा 66F में। जबकि आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े जितने प्रावधान है वो सभी धारा 67 में दिए गए हैं। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सके तो प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, जितने फैक्ट हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। और भाई साहब मैं इसलिए आपको 15-20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन ये भाई साहब बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपको मैं 2-4 वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगा इससे संबंधित, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे जितने भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये तो आपको मालूम 100% होने ही होने चाहिए। तो देखिए ये भी आपका जबरदस्त एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भाषा याद रखेगा, आर्टिकल 48 का क्लोज ए है, 48A याद रखिएगा, छाप लीजिएगा। और जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था आया था 1976 में, तो इसके द्वारा जो है भाई साहब अनुच्छेद 48 को जोड़ा गया था। और याद रखिएगा जो वन्य जीव और वन दोनों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किसमें 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया है। याद रखिए ये आपका जबरदस्त फैक्ट है। और एक था आपका जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद के द्वारा आप जानते हैं कि 23 मई 1986 को पारित किया गया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, ये आप सभी जानते हैं इसके बारे में। और साथ ही साथ इसके बारे में ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो आपका था कौन सा, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम आया था आपका कब, 1981 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। आपसे पूछा गया कि देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भाई साहब क्वेश्चन तो आपसे ही पूछा गया था पहली बार कब हुई थी, लेकिन मैंने आपको इस क्वेश्चन में 3 अब तक आपातकाल भारत में लग चुके हैं। अर्थात जब से भारत आज़ाद हुआ है, आज़ादी से लेकर अब तक भारत में 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, 3 बार। और सबसे पहला लगा था आपका 26 अक्टूबर 1962 को। और भाई साहब पहला लगा था 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच में भारत चीन युद्ध के दौरान लगा था, जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। और दूसरा लगा था आपका 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच था, जिसमें मूल रूप से भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। और तीसरा लगा था कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच इंदिरा गांधी की प्रधानता के दौरान, कह सकते हैं कि जब इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान राजनीतिक अस्थिरता को विवादास्पद परिस्थितियों में लगा दिया गया था। ये कौन सा, तीसरा आपातकाल। और जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल को घोषित किया गया था। और ये बहुत अधिक सुर्खियों में और विवादित रहा था और आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया था कि भैया ये लगा क्यों था। यहाँ पर हवाला दिया गया है कि आंतरिक सुरक्षा अशांति के आधार पर लगाया गया था, लेकिन आज तक ये विवादास्पद स्थिति में है, आज तक क्लियर नहीं हो पाया। और आप सभी जानते हैं कि ये लगाया क्यों था, जानते सब है लेकिन कहता कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया इन सभी के बारे में कि जो नागरिकता का उल्लेख किस में है, भाग 2 में है। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र से, भाग 3 मूलभूत अधिकार से, भाग 4 राज्य के नीति हितत्व से, भाग 4A मौलिक कर्तव्य से, भाग 5 संघ से और भाग 6 आपका राज्यों से संबंधित, इसमें सभी प्रावधान किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए मैंने इसको क्वेश्चन को रिपीट किया जानबूझ करके। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी जहाँ पर आपका राज्य जुड़ जाता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। जो उस राज्य का राज्यपाल होगा वही जो है इनकी नियुक्ति करेगा। और याद रखिएगा यदि सेंट्रल लेवल की बात की जाए, संघ की बात की जाए, संघ लोक सेवा आयोग होता है, अर्थात यूपीएससी जो आयोग के सदस्य होते हैं, तो इनकी नियुक्ति करता है भाई साहब कौन, राष्ट्रपति। और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी करेगा राज्यपाल, क्योंकि यहाँ पर राज्य आ गया तो भैया राज्य के मामले में करेगा राज्यपाल। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, स्पेशल फैक्ट है भाई साहब, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल जरूर करेगा, लेकिन यदि बर्खास्त करने की बात आ जाती है तो केवल राष्ट्रपति को ही अधिकार है कि वो उनकी बर्खास्तगी कर सकता है। चलिए
नेक्स्ट ज़बरदस्त फैक्ट है भाई साहब, राज्यपाल अपने पद पर किसके प्रसाद पर्यंत रहता है? आप सभी जानते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के। लेकिन इसको लेकर आए हूँ, इसलिए आया हूँ प्रश्न को कि भैया बार बार ये धुआं मचा रहा है एग्जाम हॉल में, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। और याद रखिएगा, जो आर्टिकल 153 होता है ये संबंधित है आपका राज्यों के राज्यपाल से संबंधित। इसमें जितने प्रावधान दिए गए किसी में दिए गए हैं, आर्टिकल 153 में दिए गए हैं। आर्टिकल 154 में दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 155 में दिया गया राज्यपाल की नियुक्ति। और 156 में राज्यपाल की पदावधि अर्थात कितने वर्ष तक वह अपने पद पर बना रहेगा, ये उल्लेख किया गया आर्टिकल 156 में। आर्टिकल 156 में दिया गया है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, वो सभी का उल्लेख है। आर्टिकल 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या हैं। और आर्टिकल 161 संबंधित है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किया गया आर्टिकल 161 में। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन बड़ा धुआं है और धुआं मचा भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता करने से संबंधित आईपीसी की धारा कौन सी है? तो देखिए साथियों, ये भी घटना हमारे आसपास बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में घटित हो रही है और इससे जो है खासकर जो हमारी महिलाएं माता बहनें वो बहुत परेशान हैं इस घटना से। और ये क्वेश्चन इसलिए भैया बार बार बन भी रहा है क्योंकि आप एक दरोगा बनने जा रहे हैं एक राज्य में, तो आपको एक दरोगा के हवाले से आपको ये जानकारी सभी होने चाहिए, जितने भी धाराएँ हैं आईपीसी की। तो भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। तो धारा कौन सी है इससे संबंधित? 294। याद रखिएगा, किसी भी सार्वजनिक जगह पर यदि कोई भी अश्लील कार्य करता है या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास कोई अश्लील गाना, कथागीत या शब्द गाता या बोलता है तो भैया उसे एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या फिर दोनों का प्रावधान भी इसमें किया गया है। दोनों की सजा भी से हो सकती है ऐसे मंचलों को। आप सब जानते हैं योगी सरकार जब बनी थी तो भैया मंचलों पर कितनी कार्रवाई हुई थी, आप सभी जानते हैं। इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता शायद मुझे नहीं है। चलिए तो साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा जरूर। यदि आपको वाकई वीडियो अच्छी लगी तो भैया वीडियो को अपने सभी दोस्तों में धुआं कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें भाई साहब, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और यदि आपके पास कोई सुझाव है तो भैया कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला है कि आप वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भैया मेरा मानना है, मेरा कहना है कि आपको बड़ी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी मेरे चैनल से जुड़िएगा। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो भाई साहब बिल्कुल भी कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप कष्ट तभी करिएगा सब्सक्राइब करने का जब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। और साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए साथियों, फिर से वंस अगेन सभी के लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने समाज का, अपने माँ बाप का अपना नाम रोशन करें, आप दरोगा बने, आप उससे भी बड़े अधिकारी बनते जाएं, अपना प्रमोशन पाते जाएं और भैया आपके कंधों पर सितारे जगमगाएं, सितारे चमकें। चलिए फ्रेंड्स, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।